everyone, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. मल्टीपल एलेलिज्म ये क्या होता है? देखो, हम लोगों को इतना तो पता है मेंडल भाई साहब के हिसाब से कि अगर एक जीन है तो उसके 2 एलील्स होंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इस बात का एक्सेप्शन है और मैं बोलूँ कि एक जीन या एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मोर देन 2 एलील्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलेलिज्म। ठीक है, कोई एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मोर देन 2 एलील्स है, जैसे कि ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, A, B और O ये तीनों ब्लड ग्रुप बता रही है, तो मोर देन 2 एलील्स हुई कि नहीं हुई? तो ये रिप्रेजेंट कर रही है मल्टीपल एलेलिज्म को। अब ये होता क्यों है मल्टीपल एलेलिज्म? इसलिए होता है क्योंकि म्यूटेशन हो जाती है। इट इज ड्यू टू म्यूटेशन, M फॉर M, म्यूटेशन हो जाती है, इसलिए मल्टीपल एलेलिज्म होता है। अब अगर आपको मल्टीपल एलेलिज्म की स्टडी करनी है तो आप कैसे करोगे? देखो, हम ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का एग्जांपल लेके करते हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हम लोग, तो उसमें क्या होता है, ABO ब्लड ग्रुप है। अब पर्सन A है, उसका एक एलील है A, दूसरा एलील है B। ठीक है, सेकेंड पर्सन है जिसका एक एलील है, दूसरा एलील है O। थर्ड पर्सन है जिसका एक एलील है B, दूसरा एलील है O। चौथा इंसान है जिसका एक एलील है O, दूसरा एलील भी है O। तो अब आप एक इंसान को स्टडी करके मल्टीपल एलेलिज्म नहीं निकाल सकते, आपको चारों की यानी पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर मल्टीपल एलेलिज्म की स्टडी करनी हो तो एक से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि A और B है, O तो दिख ही नहीं रहा है अगर आप एक में पढ़ रहे हो तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल एलेलिज्म की स्टडी करनी हो तो हम पॉपुलेशन स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? पॉपुलेशन स्टडी। अब अगर आप जानना चाहते हो क्योंकि जानना ही है मल्टीपल एलेलिज्म के एग्जाम्पल्स क्या है, तो पहले लिखो फिर मैं आपको याद करवाती हूँ। ABO ब्लड ग्रुप, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, टोबैको, इसके अलावा कोट कलर इन रैबिट एंड आई ऑफ ड्रोसोफिला। ये कैसे याद रहेगा आपको? मैं आपको बताती हूँ कैसे याद रहेगा, करते हैं। चलो, उसको होल्ड पे रख के पहले आप ये सुन लो। अगर आई जीन है, अगर क्या आई जीन होती है जो प्रेजेंट होती है हमारे ऊपर, उसके ऊपर होता है H एंटीजन। आई जीन कहाँ पे होती है? क्रोमोसोम 9 पे प्रेजेंट होती है और उस पे होता है H एंटीजन। ये क्या करती है? ये अपने एंटीजन को एक्सप्रेस करती है RBC सरफेस के ऊपर। अब आपको स्पॉइलर दे दूं, अगर आई जीन A एंटीजन बना रही है और A एंटीजन RBC की सरफेस के ऊपर है तो उसका ब्लड ग्रुप A होगा। अगर आई जीन जो है या आई एलील जो है वो RBC की सरफेस के ऊपर B एंटीजन बना रही है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? B होगा। अगर ये आई एलील इस पे कोई एंटीजन नहीं बना रही है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? O होगा। इस कंसेप्ट को लेके हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब वो एग्जांपल्स को लर्न करने की कोशिश करते हैं। चलो, ABO ब्लड ग्रुप, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन टबैको, कोट कलर इन रैबिट एंड आई ऑफ ड्रोसोफिला। इसमें अब आपके ऊपर है कि आप टबैको लेना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो। मतलब सेल्फ को पता होना चाहिए कि टबैको हमारे लिए इनकम्पैटिबल है, हमारे लिए नहीं बना। आपने किसी भी
तरीके से किसी भी कारण से चालू किया हो, अब आप उसको छोड़ना चाहते हो। अगर क्यों छोड़ना चाहते हो? क्योंकि अगर नहीं छोड़ोगे तो आपका जो कोट कलर हो जाएगा वो रैबिट की तरह हो जाएगा, यानी कि वाइट पूरा, और आई ड्रोसोफिला के जैसी हो जाएगी छोटी छोटी, यानी कि आप ऐसे दिखोगे, ऐसे अगर आपका मुंह है तो ऐसे छोटी सी आंखें दिखेगी और ऐसे वाइट वाइट छोटी उम्र में बूढ़ों जैसे बाल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको पता है कि टोबैको इज नॉट सेल्फ इनकम्पैटिबल, तो आप उसको छोड़ोगे, क्योंकि अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आपका जो कोट यानी हेयर कलर है वो सारा का सारा वाइट हो जाएगा रैबिट की तरह, और आई ऑफ ड्रोसोफिला की तरह आपकी आंखें हो जाएगी यानी छोटी छोटी। अब आपको मैं एलील्स लर्न कराऊं तो आप ऐसे याद रखो, ABO 3 है तो इसके 3 एलील्स होंगे। 3 के बाद क्या आता है? 4, तो 4 हम 2 बार लिख देंगे। अब 4 2 बार लिखा तो 5 को बुरा लग गया, क्योंकि 5 तो एक ही बार आ पाया, तो जो हमारे पास तो 5वां एग्जाम्पल ही नहीं है, तो हम 5 के आगे क्या करेंगे? एक 1 लगा देंगे ताकि उसको भी 2 चांस मिलेंगे, 5 की खुद की चांस प्लस एडिशनल 1 चांस। तो 3 एलील 4 एलील 4 एलील 15 एलील्स। ये मैं आपको कुछ बताती हूँ और मैं ये भी बताऊंगी कि इसमें से क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है और क्या क्या चीज़ें आपको याद नहीं रखनी, तो टेंशन मत लो। हो सकता है आपको ये सब हौच पौच लग रहा, मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो सही लग रहा है। अगर आपको हौच पौच लग रहा हो तो आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, फिर हौच पौच नहीं लगेगा। देखो, मैंने अभी बताया कि आई जीन जो है वो प्रेजेंट होती है किस पे? क्रोमोसोम 9 पे। वो H एंटीजन होता है उसमें, और जो एक्सप्रेस होता है RBC की सरफेस के ऊपर। लेकिन आई जीन, सिर्फ आई जीन या आई नॉट जीन, या ऐसे लिख सकते हैं ऊपर 0, या I0 लिखते हैं या तो आई लिखते हैं। लेकिन अगर IA एलील है, IA वाली, तो NAG ट्रांसफर एंजाइम, ट्रांसफरेज एंजाइम बनेगा। NAG, N एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन लिखना हो तो लिख दो। NAG ट्रांसफरेज एंजाइम बनेगा, जिसकी वजह से जो RBC के सरफेस के ऊपर है वो एक गैलेक्टोसामाइन है, वो कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? NAG ट्रांसफरेज कन्वर्ट करेगा गैलेक्टोसामाइन की को, तो उसकी वजह से जो RBC की सरफेस थी उस पे H एंटीजन तो प्रेजेंट होना चाहिए था, पर ये H एंटीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? A एंटीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ब्लड ग्रुप क्या होगा? A ब्लड ग्रुप। समझे? NAG ट्रांसफरेज एंजाइम ट्रांसफर करेगा गैलेक्टोसामाइन को, जो कि RBC की सरफेस के ऊपर है, जिसकी वजह से कन्वर्ट होगा H एंटीजन टू A एंटीजन, और हमारे पास फिर ब्लड ग्रुप आएगा A। इसमें से आपको क्या याद रखना है? ये सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कि IA एलील होगी तो H एंटीजन A में कन्वर्ट होगा और ब्लड ग्रुप A आएगा। B एलील होगी तो गैलेक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम, दोनों अलग अलग है, गैलेक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम कन्वर्ट करेगा गैलेक्टोज को RBC सरफेस के ऊपर, और H एंटीजन कन्वर्ट किस में हो जाएगा इस बार? B में, और इसलिए ब्लड ग्रुप क्या आया इसका? B ब्लड ग्रुप आया। समझे इतना? सिमिलरली अगर A और B दोनों प्रेजेंट है अगर, तो गैलेक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम भी बनेगा और NAG ट्रांसफरेज एंजाइम भी बनेगा। इसकी वजह से जो दोनों शुगर है RBC की ऊपर सरफेस पे वो कन्वर्ट होंगे, तो H एंटीजन कन्वर्ट होगा A में भी और B में भी, इसलिए इसका जो ब्लड ग्रुप है वो AB होता है। समझे? अगर जो हमने अभी तक पढ़ा था I एलील, तो उसमें ये इसमें से कोई भी एंजाइम नहीं है, इसलिए कोई भी शुगर जो RBC की सरफेस पर था वो कन्वर्ट नहीं होगा, तो H एंटीजन जैसा ही रहेगा, किसी में भी कन्वर्ट नहीं होगा, और इसलिए जो ब्लड ग्रुप आएगा वो होगा O। समझे? इतना सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट मुझे भी याद नहीं था, मैंने इस चीज़ों को याद रखा है जो इंपॉर्टेंट है। क्या? कि अगर A एलील है तो H एंटीजन किस में कन्वर्ट होगा? A में, तो इसका मतलब RBC की सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन है? A। इसी के बेस पे मैं आपको एक और टेबल बताती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर अब जो बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इसका बेसिस एक बार बनना ज़रूरी था। पानी पी लो थोड़ा, तुम लोग भी पी लो। मिनी ASMR। चलो, इससे पहले मैं आपको टेबल जो मैं बोल रही हूँ वो बताऊँ, एक छोटी सी चीज़ सुन लो। फिनोटाइप का एग्जाम्पल है N+1 और जीनोटाइप का एग्जाम्पल है
n+1/2, जिसमें n इज नंबर ऑफ एलील्स। क्यों मैंने बताया, 2 मिनट रुक जाओ, साइड पे इस इंफॉर्मेशन को डिब्बे के अंदर डाल दो, मैं बताती हूँ। देखो, आपको कौन कौन से ब्लड ग्रुप मालूम है, चलो बताओ। इस दुनिया में कितने ब्लड ग्रुप एग्जिस्ट करते होंगे आपके हिसाब से? सोचो, बहुत टाइम है, सोचते रहो। ये टेबल बनने का नाम नहीं लेगी अभी। चलो, लाइन बन गई। इसके लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए होगी। हम थोड़ा हमारे फॉर्मूला के अंदर जाते रहेंगे क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ी कमी है। किसी को भी तकलीफ हो वो डब्बा थोड़ा साइड में बना दे, मैं तो अंदर डालूंगी। अब जो समझदार बच्चे हैं वो समझ गए हैं कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। क्यों? क्योंकि मैंने डब्बे 4 बनाए हैं। अगर 5वां होता तो मैं 5वां भी बनाती। चलो पहले बॉक्स बना दे कि पहले लिखना शुरू करें? मतलब मैंने तो बना दिया, आप अपना देख लो। ब्लड ग्रुप के टाइप होते हैं ए, बी, AB और O। कितने टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप है? 4 टाइप। ये आपको, मुझे, हम सबको पता है। जो ए ब्लड ग्रुप है उसके आरबीसी के एंटीजन जो ए ब्लड ग्रुप है उसकी आरबीसी पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? अब सही है, ए एंटीजन है ना। मैंने अभी बताया अगर IA एलील है तो वो H एंटीजन को किस में कन्वर्ट करेगी? A में। उसके ऊपर कौन सा शुगर प्रेजेंट होगा? गैलेक्टोसामिनेज। क्या था? गैलेक्टोसामिन। हाँ वही तो लिखा है, गैलेक्टोसामिन प्रेजेंट होगा। ए एंटीजन है, गैलेक्टोसामाइन शुगर प्रेजेंट है, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? अगर आरबीसी का सरफेस है उस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसकी जो ब्लड है उस पे एंटीबॉडी एंटी-बी प्रेजेंट होगी। इसका मतलब क्या है कि ए एंटीजन जो है वो हमारी बॉडी के लिए नॉर्मल है कि भाई हमारी आरबीसी पे ए एंटीजन है, खुश रहो, मजे करो। लेकिन अगर उसी इंसान की बॉडी में अगर मैं बी एंटीजन लेके आऊँ, क्या उसको पता नहीं चल जाएगा कि ये फॉरेन आरबीसी है, ये मेरी नहीं है? वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि इस बी के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी थी जिसका नाम था एंटी-बी। इसके नाम में ही है एंटी-बी, यानी बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी। इसी वजह से जब हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, एक इंसान का ब्लड किसी दूसरे इंसान में डालना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? ABO ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। मस्ट है। इवन ड्यूरिंग सर्जरीज, इवन कभी भी कोई एक्सीडेंट, ट्रॉमा कुछ भी हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है तो ब्लड ग्रुपिंग होगी। बी का ब्लड ए में नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? नाउ यू नो द रीजन। एंटी-बी एंटीबॉडी होती है उस ब्लड स्ट्रीम में जिनके पास ए एंटीजन होता है आरबीसी पे। तो इसके ऊपर कौन सी एंटीबॉडी हुई? एंटी-बी एंटीबॉडी। वो यार मैंने कलर ही चेंज नहीं किया, अब कर दूं क्या? चलो, फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप यानी जो हमें बाहर से ब्लड ग्रुप दिख रहा है, यानी कि क्या? ए ब्लड ग्रुप है ना। ए ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड ग्रुप तो ए ही दिख रहा है ना। जीनोटाइप क्या हो सकता है? जीनोटाइप हो सकता है IA, यानी जिसके पास दोनों एलील एक ही हो, या फिर जिसके पास एक ही एलील एक ही हो, या सिर्फ आई। समझे? अगर दोनों एलील एक ही हो तो दोनों H A को कन्वर्ट करेंगे तो A एंटीजन रहेगा। अगर एक ही एलील A का हो तो एक एलील H को A में कन्वर्ट करेगा, दूसरा एलील नहीं करेगा, तो मतलब A एंटीजन तो है ना आरबीसी पे, तो वो A ब्लड ग्रुप होगा। सिमिलरली अगर मैं B ब्लड ग्रुप की बात करूं तो B ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा?
बी एंटीजन, कोई तकलीफ कुछ भी नहीं। शुगर कौन सा प्रेजेंट होगा, गैलेक्टोस, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मैंने बताया था आई बी एलील जो होगा वो गैलेक्टोस को कन्वर्ट करेगा। एंटीबॉडी कौन सी होगी, अब इस बार एंटीबॉडी एंटी ए होगी, यानी ए के अगेंस्ट, तो एंटी लिखना जरूरी है, खाली ए नहीं लिखोगे, एंटीबॉडी में ए लिखोगे 0 मार्क। एंटी ए एंटीबॉडी होती है। फिनोटाइप क्या होगा इसका, बी ब्लड ग्रुप है तो बी फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होगा, वही सेम जो ऊपर था, आई बी या फिर आई बी आई। कोई भी प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो होगी। ए बी अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो यानी इसके पास ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा, तभी तो ए बी ब्लड ग्रुप है। प्लस इसके पास जो शुगर होंगे वो दोनों होंगे, गैलेक्टोसामाइन और गैलेक्टोस। एंटीबॉडी कौन से होंगे, क्या एंटी बी एंटीबॉडी होगी, क्या एंटी ए एंटीबॉडी होगी, खुद सोच के देखो। अगर आरबीसी है जिसके ऊपर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो अगर एंटी ए एंटीबॉडी होगी तो इसको काटेगी, एंटी बी होगी तो इसको काटेगी, तो नहीं, तो इसलिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जो एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी के सरफेस पे उसका ऑपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। इसमें दोनों है इसलिए कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। फिनोटाइप विल बी ए बी और जीनोटाइप इज गोइंग टू बी आई ए आई बी, और कोई पॉसिबल ही नहीं। अगर आई ओ आ जाएगा तो ए बी तो चाहिए ना दोनों, तो नॉर्मल आई प्रेजेंट नहीं होगा। ओ एंटीजन में, ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, तभी एच एंटीजन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, नहीं तो बेचारा यहाँ पे आधा ए आधा बी में भी सप्रेस हो जा रहा है। तो इसलिए कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा ब्लड ग्रुप ओ में, कोई शुगर भी नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी दोनों होगी, एंटी ए एंटीबॉडी भी होगी, एंटी बी एंटीबॉडी भी होगी। ठीक है, फिनोटाइप क्या है, ओ ब्लड ग्रुप और जीनोटाइप आई आई। अब जो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है उसको सॉल्व करते हैं। फिनोटाइप n+1, यानी कि n क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलील्स क्या है, 3 है, A B और O, तो 3 + 1 = 4, तो फिनोटाइप कितने हमारे पास, टोटल 4 फिनोटाइप है। जीनोटाइप क्या है, n इज इधर 3, नंबर ऑफ एलील्स 3 + 1 / 2, तो ये जीनोटाइप आएगा, कितना आएगा 6, तो ये टोटल जीनोटाइप 6 है। कितना काम होगा, 1 2 3 4 5 6, ये फॉर्मूला है निकालने का। अभी तो 3 थे तो आपको पता थे, अगर मैं फॉर एन एग्जांपल n की वैल्यू दे दूँ, 5 दे दूँ या 15 दे दूँ, तो आप वो फॉर्मूला से निकाल लेंगे, इतना सारा टेबल बनाने नहीं बैठोगे। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जो O एंटीजन है वो डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर, और जो AB एंटीजन होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो O एंटीजन है, ऐसा याद रखो, रुक जाओ 1 सेकेंड, 4 6 भी मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं, लिख दो। अगर देखो A वाला जो है वो A को दे सकता है, और किसको दे सकता है, किसी को नहीं, A को दे सकता है, A B को दे सकता है। B वाला जो है वो किसको दे सकता है, B को दे सकता है, A B को दे सकता है। O वाला जो है वो A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, A B को भी दे सकता है। A B है वो किसी को नहीं दे सकता। ऐसा क्यों, देखो अगर आपके पास A एंटीजन प्रेजेंट है, यानी A ब्लड ग्रुप है, ठीक है, उसमें अगर मैं A एंटीजन वाला दूसरा ब्लड डालूँ तो वो एक्सेप्ट करेगा, हाँ ऑब्वियसली एक्सेप्ट करेगा, इसलिए A को दे सकता है। अगर मैं AB वाला एंटीजन डालूँ, AB वाला एंटीजन है इसमें, और मैं A ब्लड ग्रुप डालूँ तो क्या एक्सेप्ट करेगा, एक ऐसा आरबीसी जिसके पास A एंटीजन है, ऑब्वियसली एक्सेप्ट करेगा। इसके पास एंटी ए एंटीबॉडी नहीं है कि वो A को मार दे, समझ रहे हो, तो जो A वाला है वो A को तो एक्सेप्ट करेगा, ये हमें पता है। जो AB वाला है वो भी A को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उस AB के अंदर एंटी ए एंटीबॉडी नहीं है। अगर एंटी ए एंटीबॉडी होगी तो A को मार पड़ेगी, लेकिन इसमें नहीं है तो A बच गया। अब अगर इसमें आए कि B एंटीजन है, तो अगर हम उसको B ब्लड ग्रुप दे रहे तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा, ऑब्वियसली भाई एक्सेप्ट तो करेगा ही। पता है बच्चे ऐसे नहीं होते, सेम अगर ब्लड ग्रुप हो तो हम एक दूसरे का जूठा खा सकते हैं, ऐसा बहुत चलता है, मेरे को पता नहीं आपने देखा हो तो, पर चलता है।
दूसरा, अगर ए बी एंटीजन प्रेजेंट है और उसमें हम लोग एक आरबीसी डाले बी वाली, तो क्या इस ए बी वाले के अंदर एंटी बी एंटीबॉडी होगी? नहीं होगी। तो बी एंड वाला जो ब्लड ग्रुप है वो क्या करेगा? वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो ए बी ने ए बी कर लिया और बी भी एक्सेप्ट कर लिया। ए ने ए किया, बी ने बी करा। दूसरा ये करते, चलो हमारे पास ए ब्लड ग्रुप है, उसमें हम लोग ने ओ वाला ब्लड ग्रुप डाला, यानी कि इसके ऊपर कोई भी एंटीजन है ही नहीं। तो कोई भी एंटीजन नहीं है तो कोई एंटीबॉडी है या नहीं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो चाहे यहाँ पे ए हो, बी हो, ए बी हो, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, ओ वाला सबको एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं। तो इसके पास जितनी भी एंटीबॉडी ले आओ, तो एंटी ए, एंटी बी, एंटी ए बी दोनों, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन है ही नहीं, वो चुपचाप से वहाँ पे बैठ जाएगा। अब ए बी वाला क्यों किसी को नहीं दे सकता? क्योंकि मान लो अगर ओ एंटीजन है इस पे, यानी एच एंटीजन है, ए बी वाला देंगे तो इसके पास तो एंटी ए भी है और एंटी बी भी है। तो अगर ए बी डालेंगे तो ए और बी दोनों आके उसको मार देगा, अगर ए डालेंगे तो ए आके उसको मार देगा, अगर बी डालेंगे तो बी आके उसको मार देगा। तो ओ में सिर्फ ओ दे सकता है और ए बी में सब दे सकते हैं। तो ए बी क्या हुआ? यूनिवर्सल रिसिपिएंट, और ओ क्या हुआ? यूनिवर्सल डोनर। समझे? ए बी वाला ए बी को तो दे ही सकता है, ये मैं भूल गई लिखना। इतना समझ में आया? ये है हमारा मल्टीपल एलेलिज्म। इंपॉर्टेंट था, इसे थोड़ा डिटेल में बताया मैंने। लिखो चलो। अब मैं आपको छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट बताती हूँ। अगर आपको जानना है तो जानो, नहीं जानना तो भी जानो, क्योंकि मैं बता रही हूँ। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो हमने पढ़ा एबीओ ब्लड ग्रुप के बाद इन टबैको, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि उसकी 4 एलील्स होती है ना। मैंने बताया था, कैसे बताया था? 3, 4, 4, 15। तो इसका फिनोटाइप क्या होगा? चलो मेरे को कैलकुलेट करके बताओ फटाफट। फिनोटाइप का फॉर्मूला नहीं पता तो लिख लो, n+1 कितना हुआ? 4 + 1 = 5। अब फटाफट से जीनोटाइप बताओ। ऑब्वियस, अगर मैंने फिनोटाइप पूछा तो जीनोटाइप तो पूछना बनता ही है मेरा, कि नहीं बनता? बनता है। चलो 10। चलो वेरी गुड। मैं इसका टेबल पे कुछ नहीं बनाने वाली, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे निकालते हैं। एक एग्जांपल देके, अब अगर ये हमारा प्यारा सा वो है ना, वो है, खुद डिसाइड कर लो क्या है वो, फ्लावर। ये जो फ्लावर है ये इसमें एलील है S1। अच्छा ये तो मैं बोलना भूल गया, कौन कौन सी एलील होती है? S1, S2, S3, S4 एलील्स होती है, 4। तो अगर ये फ्लावर S1, S2 वाला है और इसको मेट करना है तो वो किसके साथ करेगा? आपके पास पहला ऑप्शन ये है, केबीसी खेलो चलो। एक ऐसा फ्लावर जो कि S1, S2 होगा, एक ऐसा फ्लावर जो कि S2, S3 होगा, या फिर एक ऐसा फ्लावर जो कि S3, S4 होगा। चलो बता, S1, S2 किस फ्लावर को चुनना चाहेगा? मैं बताती हूँ, छोड़ो इधर टाइम वेस्ट मत करो। S1, S2 और S1, S2 अगर दोनों सेम हो तो क्या होता है? रिजेक्ट हो जाता है। सेम नहीं चाहिए। S1 इधर आएगा और देखेगा ओ बाप रे, ये तो मेरा दोस्त, मेरा भाई बंधु बैठा है, शिट इससे दूर जाओ, तो ये कैंसर। S2 आएगा, वो भी देखेगा ओ शिट एक और S2 बैठा है, तो कैंसर। अब अगर S1, S2, S3, S4 के साथ करे, तो बाद में बताती, रुक जाओ। S1, S2 है, वो S3, S4 के साथ करे तो क्या होगा? S1 इधर आएगा, वो देखेगा S1 ढूंढेगा, क्या S1 है? नहीं है, तो चलो बैठ जाओ, एक्सेप्ट हो गया। S2 भी आएगा, चलो S2 देखेगा, क्या S2 कोई है? नहीं है, तो ये भी एक्सेप्ट हो गया। तो ये 100% एक्सेप्टेंस होगी, ठीक है। अब S1, S2 अगर S2, S3 के साथ करेगा तो S1 वाला जो है वो आएगा और देखेगा क्या S1 है इधर? क्या है आप बताओ? नहीं है, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। S2 वाला आएगा और देखेगा क्या S2 है? हाँ भाई है, तो S2 वाला एक्सेप्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? 50% एक्सेप्टेंस और 50% रिजेक्शन। आउच। जैसे कि आप अपने रिलेटिव्स को
से दूर भाग के अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ घूमते हो, वैसे ही ये सेम लोग अपने रिलेटिव्स S1 के साथ नहीं रहेगा, S2 के साथ नहीं रहेगा, उनसे दूर भागेगा और अपने फ्रेंड्स यानी S3 S4 के साथ रहना चाहेगा। समझ रहे हो इतनी बात? ये है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन टोबैको। ओ बाप रे, मेरे हाथ देखो काले हो गए बिल्कुल, ये सब इस इंक का कमाल है। एनीवेज लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तीसरा कौन सा लिखा था मैंने, चलो बताओ। सबसे पहला था हमारा ABO, दूसरा था टबैको वाला और तीसरा हमारा कोट कलर और चौथा क्या था हमारा, चलो सोचो, आई ड्रोसोफिला, वाइट आई इन ड्रोसोफिला। नेक्स्ट हम चालू करते हैं कोडोमिनेंस के साथ। अगेन आपको समझना पड़ेगा कि क्या कंसेप्ट है इसका कोडोमिनेंस का। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कोट कलर इन कैटल। अब मैं आपको बताती हूँ, एक डोमिनेंट है हमारा B1 जिसका कलर है कोट का ब्लैक। रेसेसिव है हमारा B2 जिसका कोट का कलर है वाइट। इसको हम करेंगे क्रॉस, तो क्या आएगा, B1 B2 आएगा। अब क्या आप में से कोई गैस करना चाहता है कि ये जो B1 B2 आया उसमें कलर क्या होगा कैटल का? कुछ भी गैस, क्या वो ब्लैक होगा, क्या वो ग्रे होगा, क्या वो वाइट ही रहेगा या कुछ और होगा? तो मैं आपको बोलती हूँ इसमें जो कलर होगा वो वाकई सबसे अलग होगा। जो मैंने ऑप्शंस दिए वो होगा ही नहीं, वो होगा पैचेस ऑफ ब्लैक एंड वाइट। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों कलर है ब्लैक एंड व्हाइट, पर ग्रे नहीं बोला मैंने। अगर मैं ग्रे बोलती तो वो एग्जांपल किसका हो जाता, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल हो जाता, पर इसमें मैंने ग्रे नहीं बोला, मैंने पैचेस बोला। कोई जगह पर ब्लैक होगा, कोई जगह पर व्हाइट होगा। इसका मतलब दोनों ही एलील, दोनों ब्लैक एंड व्हाइट एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो दोनों कलर मर्ज होके एक कलर बना रहे थे, इसमें डिफरेंस है, इसमें दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसलिए पैचेस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कलर होगा उसका, किसका, अपना कोट का कलर। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ये अपना कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ में आया? दूसरे और कौन कौन सी चीजें हैं जो कोडोमिनेंस शो करेगी? दूसरी चीज है, अच्छा चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। अगर B1 B2 की सेल्फिंग कराएंगे, किसकी B1 B2 की, हम नॉर्मली ये करते हैं ना, पहले पेरेंटल जनरेशन फिर F1 जनरेशन, F2 बनाने के लिए इसकी सेल्फिंग करो। चलो करो सेल्फिंग, ये मैं नहीं करके देने वाली। तो क्या बनेगा, B1 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 B2 B1 B2 B2 B2। जो B1 B1 है वो कौन सा कलर शो करना चाहेगा, क्या पसंद है उसको, ब्लैक, तो ये ब्लैक शो करेगा। B1 B2 है वो क्या करेगा, ब्लैक एंड व्हाइट पैचेस, B1 B2 पैच, B2 B2 व्हाइट। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ इसका फिनोटाइप क्या होगा और जीनोटाइप क्या होगा। फिनोटाइप, चलो एक ब्लैक, दो पैचेस, एक व्हाइट। जीनोटाइप, एक B1 B1, दो B1 B2, एक B2 B2। डन। तो इसमें भी देखो जो रेशियो आ रहा है वो सेम है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का था, 1:1:1 इन बोथ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, बट स्टिल इट इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहला एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, AB ब्लड ग्रुप सिस्टम, है ना? कोई प्रॉब्लम इसमें? जहां A और B दोनों साथ में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा, तो AB में कोडोमिनेंस शो हो रहा है। अगर आपको पूछे ABO ब्लड ग्रुप क्या शो करता है तो आप बोलोगे मल्टीपल एलेलिज्म। AB ग्रुप खाली जो AB वाला है वो क्या शो करता है, कोडोमिनेंस, वो तब जब दोनों ऑप्शन में आएंगे, नहीं तो यूजुअली ऐसा वो लोग नहीं करने वाले। दूसरा एक एग्जाम्पल है MN ब्लड ग्रुप। ये पुराना सिस्टम था, पहले ABO के पहले ये यूज करते थे कि अगर M प्रोटीन है
प्रेजेंट तो M ब्लड ग्रुप होगा, अगर N प्रोटीन प्रेजेंट है तो N ब्लड ग्रुप होगा, अगर दोनों प्रोटीन प्रेजेंट है तो MN ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, HbS HbN होता है। जो HbS HbS था वो तो जिंदा रह ही नहीं पाएगा, वो तो मर जाएगा, तो इसका हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसका कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि HbS HbS से सारे सिकल शेप हो जाएंगे, वो हमें नहीं चाहिए। जो नॉर्मल और सिकल सेल का हिटेरोजिनस होगा वो नॉर्मल भी होगा, सिकल शेप भी होगा, तो इसमें भी दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए वो किसके अंडर आ जाएगा, वो आ जाएगा कोडोमिनेंस के अंडर।